गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर शिखा तिवारी पुनः आपके समक्ष ऑनलाइन एजुकेशन में उपस्थित हूँ। मैंने कल आपको जयशंकर प्रसाद जी के बारे में संक्षेप में बताया था कि जयशंकर प्रसाद जी एक कुशल नाटककार के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। आपने घर पर ही जिस तरह से विभिन्न भाषाओं का स्वाध्ययन किया था, उसको देखते हुए आपने जो नाटक, उपन्यास, काव्य आदि लिखे हैं, वह हिंदी साहित्य जगत के अनुपम निधि के रूप में माने जाते हैं। आपको कामायनी में मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। इसके साथ साथ आपने अपने नाटकों के अंतर्गत कुल 13 नाटकों की रचना भी करी, जिसमें से एक जो नाटक अग्निमित्र था, सबसे अंतिम वाला, वो अधूरा भी रह गया था। इन सब बातों को विचार में करते हुए आज मैं आपके समक्ष ध्रुव स्वामी नाटक की कथा को संक्षेप में बताऊंगी। तो इस कथा में या इस नाटक में कौन कौन से मुख्य पात्र रखे गए हैं, उन पात्रों के नाम भी हम लोग को मालूम होने चाहिए। और बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछा भी जाता है कि कौन सा पात्र किस नाटक से संबंधित है। तो अगर सभी पात्रों को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें ये याद आ जाएगा कि नहीं, हमने ध्रुव स्वामी नाटक के अंदर ये पात्र पढ़े थे। तो इसी क्रम में आप लोग ध्यान से देखिए कि इस नाटक में मुख्य रूप से स्त्री पात्र, पुरुष पात्र और अन्य पात्रों के माध्यम से इस नाटक को अभिनीत किया गया है। यह जो नाटक है, जैसा कि नाम से ही अभिहित है, ध्रुव स्वामी नाटक स्त्री प्रधान नाटक है और यह एक ऐतिहासिक नाटक भी है। इसका जो अंत है वो प्रसादांत है। प्रारंभ में इस नाटक में बहुत अंतर्द्वंद चलते हैं, बहुत संघर्ष चलता है, लेकिन अंत में जाकर के ये नाटक प्रसादांत होता है। तो नाटककार का नाटक सफल माना जाएगा अगर उसका अंत अच्छा होता है। तो इन मुख्य पात्रों में सबसे पहले, क्योंकि ये स्त्री प्रधान नाटक है, नायिका प्रधान नाटक है, इसलिए स्त्री प्रधान पात्रों में मुख्य सबसे पहले ध्रुव स्वामी, मंदाकिनी, फिर कोमा, अर्थात ध्रुव स्वामी, मंदाकिनी और कोमा इस नाटक में स्त्री पात्रों के अंतर्गत आती है। फिर पुरुष पात्र में कौन कौन से पात्रों ने हिस्सा लिया, उसमें नंबर 1 में चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, शकराज, खिंगल और मिहिर देववाज ने अभिनय किया। फिर गौड़ पात्रों में हम देखते हैं या अन्य पात्रों में हम देखते हैं कि सामंत कुमार, शक सामंत, प्रतिहारी, प्रहरी, दासी, कुबड़ा, बौना, हिजड़ा, नर्तकियां, इन सभी पात्रों ने मिलकर के इस ध्रुव स्वामी नाटक को सफल बनाया है। कहाँ किसने कैसा अभिनय किया है, इसके बारे में हम जब नाटक के बारे में संक्षेप में पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये नाटक कैसा नाटक है और कौन से पात्र की क्या भूमिका रही है। तो इस नाटक को समझने के लिए सबसे पहले देखिए कि जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक ध्रुव स्वामी एक ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक में 3 अंक हैं जो स्वयं में पूर्ण प्रतीत होते हैं। मोहन राकेश का जो नाटक था वो भी 3 अंक में था और जो ध्रुव स्वामी नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का, ये भी 3 अंक में ही नाटक है। ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त तथा रामगुप्त तीनों ऐतिहासिक पात्र हैं। कैसे पात्र हैं? ऐतिहासिक पात्र हैं। इस नाटक का प्रमुख पुरुष पात्र चंद्रगुप्त तथा प्रमुख स्त्री पात्र ध्रुव स्वामी है। ध्रुव स्वामी की कथा वस्तु गुप्त कालीन है, जो सम्राट समुद्रगुप्त के पुत्र रामगुप्त और चंद्रगुप्त से संबंधित है। रामगुप्त अत्यंत धूर्त प्रवृत्ति का था। कैसा था? धूर्त। वह समुद्रगुप्त का
उत्तराधिकारी बनने के योग्य नहीं था। इसी कारण समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। रामगुप्त ने अमात्य कहते मंत्री को, मंत्री शिखर स्वामी के साथ एक षड्यंत्र रचा, यानी एक चाल चली, राजनीतिक चाल। वो चाल क्या थी कि षड्यंत्र को रचा और राजगद्दी पर अपना अधिकार स्थापित करने के साथ साथ चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता ध्रुवस्वामिनी को भी अपना पत्नी बना लिया। अर्थात राजगद्दी में तो बैठा ही चालाकी से मंत्री के साथ मिलकर के, और उसके साथ ही जो चंद्रगुप्त की जो प्रेमिका ध्रुवस्वामिनी थी उसको भी अपनी पत्नी के रूप में स्थान दे दिया। ध्रुवस्वामिनी रामगुप्त के विलासी तथा क्रूर स्वभाव को देखकर उससे घृणा करने लगी। यद्यपि ध्रुवस्वामिनी से रामगुप्त ने विवाह धर्म और अग्नि को साक्षी मानकर किया था, फिर भी ध्रुवस्वामिनी ने रामगुप्त को अपने मन में कभी पति के रूप में स्वीकार नहीं किया। ध्रुवस्वामिनी विवाह पश्चात भी चंद्रगुप्त से ही प्रेम करती थी। जब उसे यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त भी उससे प्रेम करता है, तब चंद्रगुप्त के प्रति वह और अधिक आकर्षित होने लगती है। रामगुप्त अपनी कायर और मूर्ख प्रवृत्ति के कारण शासन चलाने में सदैव असमर्थ पाया जाता है और इसी कारण वह अपना संपूर्ण अधिकार खो देता है। कमजोर शासन व्यवस्था होने के कारण रामगुप्त के दुर्ग को शक्रराज के वीर सैनिकों द्वारा घेर लिया जाता है तथा राज्य लौटाने हेतु रामगुप्त से ध्रुवस्वामिनी सहित उसके समस्त सामंतों की स्त्रियों की मांग की शर्त रखता है। रामगुप्त अपने चाटुकार प्रवृत्ति के सलाहकार मंत्री शिखर स्वामी द्वारा इस संधि प्रस्ताव को अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए स्वीकार कर लेता है, अर्थात वो अत्यंत ही गिरा हुआ शासक बन जाता है। ध्रुवस्वामिनी को जब ये समाचार सुनाई पड़ता है तो उसके मन में रामगुप्त के प्रति और अधिक घृणा बढ़ जाती है। वह रामगुप्त को बहुत फटकारते हुए नीच, कायर और पतित मनुष्य कहती है, परंतु रामगुप्त को यह प्रस्ताव उसके सम्मुख रखते हुए कतई लज्जा नहीं आती, बल्कि वह ध्रुवस्वामिनी से बड़ी नीचता के साथ प्रश्न पूछता है, हाँ, क्या यह सच है कि महादेवी के पिता ने पहले सकराज से इसका संबंध स्थिर कर लिया था? चंद्रगुप्त ध्रुवस्वामिनी व अन्य स्त्रियों की रक्षा का प्रण लेता है। जहाँ एक और उसका बड़ा भाई राजा तो है, परंतु अपनी विलासिता के कारण, अपनी धूर्त कायर प्रवृत्ति के कारण षड्यंत्र रचता है और षड्यंत्र रचने के बाद ठीक से शासन न संभाल पाने के कारण जब सकराज उसके दुर्ग पर आक्रमण कर देता है तो उसकी नीच संप्रस्ति को भी स्वीकार करने में पीछे नहीं हटता है। वहीं जो चंद्रगुप्त है वो शासक न होते हुए भी एक शासक के उचित गुण रखता है योग्य शासक बनने के लिए, और वह कर्तव्य निभाता है जो एक शासक को निभाना चाहिए था। तो वह चंद्रगुप्त ध्रुवस्वामिनी व अन्य स्त्रियों की रक्षा का प्रण ले लेता है। उसके हृदय में भी ध्रुवस्वामिनी के प्रति प्रेम है। वह गुप्त कुल के गौरव की रक्षा हेतु यह निर्णय करता है कि वह तथा अन्य सामंत कुमार स्त्री वेश में एक शिविर में जाएंगे, अर्थात वेश परिवर्तन करके चंद्रगुप्त एक स्त्री वेश में आकर के वहां के स्त्रियों की प्राण रक्षा करेंगे। इस तरह से चंद्रगुप्त ध्रुवस्वामिनी के साथ ध्रुवस्वामिनी का वेश बनाकर सकराज के पास एकांत में जाता है और उसका वध करके लौटता है। इस वीरता को देख करके ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त के प्रति और अधिक आकर्षित हो जाती है। चंद्रगुप्त के सामंत राजमहल में परिषद का आयोजन करते हैं और समुद्रगुप्त के वचनों के अनुसार उसी को राजा चुनते हैं।
रामगुप्त परिषद में अपने को असमर्थ पाकर चंद्रगुप्त को छल से मारना चाहता है, पर वह एक सामंत उसकी रक्षा करते हुए रामगुप्त का वध कर देता है। इसके पश्चात परिषद ध्रुव स्वामी तथा चंद्रगुप्त के पुनर्विवाह की अनुमति दे देती है और वे ही सम्राट तथा सम्राज्ञी घोषित होते हैं। इस प्रकार ध्रुव स्वामी नाटक के प्रथम अंक में आरंभ और प्रयत्न, द्वितीय अंक में नियताप्ति एवं फलागम तथा तृतीय अंक में इसकी स्थापना हुई है। अतः प्रारंभ में जो नाटक दुखांत था वह अंत में प्रसादांत माना गया। तो ये है ध्रुव स्वामी नाटक, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा हुआ ऐतिहासिक नाटक है। संक्षेप में मैंने इसको आपको बताया और उम्मीद रखती हूँ कि अत्यंत सरल शब्दों में समझाने के कारण यह नाटक आपको अवश्य समझ में आया होगा। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।